शिक्षक की भांति किसी चीज़ को जोड़ते हैं, किसी चीज़ को अपने आप से कनेक्ट करते हैं, तो आपको भी ये चीज़ें शिक्षण के कारक आपको देखने को मिलेगा। ये नेट में इससे 4-5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सीजी सेट में भी ये चीज़ें हैं। चूँकि नेट का और सेट का सिलेबस सेम है, कोई अलग सिलेबस नहीं है, अर्थात आपको इस एक क्लास में नेट और सेट दोनों का फ़ायदा होगा, बशर्ते बार बार रिविज़न करना है आपको। इसीलिए हमने इसकी क्या की, आप लोगों को लाइव हम क्लास दे रहे हैं और साथ ही साथ में लाइव के साथ साथ आपको हम रिकॉर्डेड क्लासेस भी दे रहे हैं, प्लस स्टडी मटेरियल आपको दे रहे हैं। तो ये चीज़ें याद रखना। इसके फीस में आप लोगों का कितना रखा हूँ, 2500, जो कि आगे कितना होने वाला है, मात्र 3500 होने वाला है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ जल्दी से जल्दी क्लास को ज्वाइन करें। और याद रखें, नेट तो कवर होगा ही होगा, पेपर 1 का, प्लस छत्तीसगढ़ के सेट का भी इससे कवर होगा। और किताबी दुनिया में मत जाएं। अब स्टार्ट करते हैं, मूल मुद्दे को आपको समझाता हूं मैं। जब आप एक टीचर बनते हैं, जब आप एक शिक्षक बनते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, तो आपको किन किन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। किताब को अब बाद में प्राथमिकता देना, पहले प्राथमिकता आपको इस चीज़ को देना है, फिर उसके बाद में आगे आपको बढ़ना है। देखिए, जैसे कि यहाँ पे बात आ रहा है, पहला कारक, कारक नंबर 1, कारक नंबर 1 क्या कह रहा है, सरल से जटिल की ओर। मतलब जब आप शिक्षण कराओ तो आपकी शिक्षण में क्या क्वालिटी होना चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, शिक्षण में आपका सरलता से जटिल की ओर होना चाहिए। जो आपका बच्चा है, जो आपका स्टूडेंट है, उसको बोर ना लगे और चीज़ों को पहले सरल तरीके से, सरल को ABCD को पहले बताओ, उसके बाद में बच्चों को नाम को लिखना बताओ। पहले A को जाने बच्चा, B को जाने बच्चा, C को जाने, फिर जेड तक जाने। उसके बाद उसको बोलो माधव पहल एकेडमी लिख के दिखा। तो वो माधव पहल एकेडमी तब लिखेगा जब उसको ABCD का M पता रहेगा, A पता रहेगा। तो वही चीज़ है इसमें, सरल से जटिल की ओर पहला एक कारक होता है शिक्षण में। कैसे, तो चलिए मैं इसको आपके बीच में रखता हूँ तो आपको और ज़्यादा इसको समझने में आसानी होगा। पहले पढ़ के सुनाऊँगा, फिर उसके बाद में इसको अपने तरीके से आपको सोचना भी है, फिर मैं आपको समझाऊँगा भी। देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट बात को थोड़ा छोटा करके रखा हूँ, लेकिन पढ़ के आपको बता रहा हूँ। सरल से जटिल की ओर जब जाना है ना, तो पाठ्य जो सामग्री जो आप पढ़ाओगे, पाठ्य सामग्री को संगठित करते हुए, अर्थात एक जगह रखते हुए, और कक्षा के डायरेक्शन को, अनुदेश मतलब डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन जो आप दोगे बोलोगे, तो संगठित करते हुए या कक्षा के अनुदेश के समय जब आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं बच्चों को, शिक्षक को चाहिए, क्या चाहिए शिक्षक को, कि वो क्या करे, सरल जो प्रत्यय हैं या सरल जो चीज़ें हैं उसको विद्यार्थी को पहले बताए, फिर धीरे धीरे क्रम के अनुसार पे वो क्या करे, जटिल प्रत्यय की ओर में बढ़े, सरल के बाद जटिल को, ताकि बच्चों की क्या होगी, जो उनकी रुचि है वो क्या कर सके, रुचि को डेवलप कर सकें और पढ़ाई में आसपास की चीज़ों पे वो मन लगा सके। और आसपास के उदाहरण से क्या है, विषय को आप प्रारंभ करो। जब भी आप टीचर बनते हो, जैसे मैंने कहा सरल से जटिल की ओर, तो मैंने उदाहरण किसका दिया, माधव पहल एकेडमी का। मैंने कहा कि बच्चा तू माधव पहल एकेडमी लिख के दिखा। तो एम कैसे लगेगा, ए कहाँ से आया, जब तक ABCD नहीं पता रहेगा तो वो बच्चा लिख नहीं पाएगा। दूसरा कारक क्या होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। कारक नंबर 2, फैक्टर नंबर 2 क्या होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। अर्थात ज्ञात मतलब क्या, जो होता है आपका फ्रॉम नोन टू अननोन। क्या होता है, नोन से अननोन की ओर। मतलब छात्रों को जब आप पढ़ाएंगे तो उस समय क्या होगा, छात्रों को बतानी चाहिए कि जो चीज़ वो पहले से पढ़ चुके हो। इसीलिए मैंने क्या किया, लेवल ऑफ शिक्षण बताया है ना, शिक्षण के स्तर को पहले बताया, फिर ज्ञान बुद्धि वे सब चीज़ों को आपको समझाया, बेसिक अवधारणाओं को समझाया, तब तो आपको इधर लेके मैं जा रहा हूँ। तो वही चीज़ है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। अगर आपको रतनपुर जाना है और रतनपुर जाने के लिए मैं कह दूँ आपको कि भाई तेरे को रायपुर से रतनपुर जाना है, और जाना है तो जाने के लिए क्या यूज़ करेगा तू, ट्रेन यूज करेगा। तो ट्रेन के लिए तुझे इतना तो पता रहे ना कि पहले टिकट कटाऊंगा, टिकट कटा के बैठूंगा, फिर बिलासपुर में उतरूंगा, फिर वहाँ से ऑटो पकड़ूंगा। इसकी जानकारी तुझे नहीं दिए रहूँगा तो तुझे मैं कैसे बताऊंगा, तुझे इसकी बेसिक जानकारी दूंगा। फिर तू क्या करेगी, रतनपुर पहुँचेगी। यहाँ तक तो हो गए ज्ञात।
ज्ञात से अब तुझे बोल ले जाना है किधर, अज्ञात की ओर। अब इतना तुझे बता चुका हूँ, चूँकि वो चीज़ तेरे दिमाग में पहले से बैठी थी, इसीलिए तू रतनपुर पहुँच गई। अब आगे की चीज़ें क्या है, अज्ञात की ओर। अब रतनपुर में जाना कहाँ है, महामाया मंदिर। माया मंदिर को किसने बनाया, कलचूरियों ने बनाया। कब बनाया, तो 1050 ईस्वी में बनाया। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर किसने बनाया, रत्नदेव प्रथम ने बनाया। तो ये सभी चीज़ें का मतलब ये हुआ कि बच्चा को डायरेक्ट ये मत बताओ कि रतनपुर पहुंचना है और उसको इसने बनाया, लेकिन इतना बताओ कि बच्चे को बेसिक ज्ञात है, उसको पता है ट्रेन में टिकट लगता है, ट्रेन से वो जाएगा, बस में जाएगा तो उसको उल्टी हो जाती है, कार में जाएगा तो उसको 5000 का तेल जल जाएगा। उससे अच्छा है कि 40 रुपये का टिकट कटाएगा ट्रेन में और वो निकल जाएगा। तो ये ज्ञात हो गया, और रतनपुर से पहुंचने के बाद आगे का प्रोसेस क्या हो गया, अज्ञात हो गया। यार बार बार समझा रहा हूँ यार, जल्दी से तुम लोग क्लास में आया करो। अलग से कोई बार बार मैं तुम लोगों को इनरोलमेंट नहीं दूंगा। 5 मिनट के अंदर में क्लास में जुड़ा करो, क्योंकि जब पढ़ाते रहता हूँ तो तुम्हारा जब ये टन टन बजता है ना, डिस्टर्ब होता है फिर मेरे को, है ना। तो ये चीज़ है, जब शिक्षण के कारक की बात आती है, कारक मतलब वो चीज़ें जो पढ़ाने में क्या करती है, इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है। तो पहला मैंने क्या कहा आप लोगों को, तो सरल से जटिल की ओर कारक ऐसा हो कि बच्चों को सरल तरीके से पहले सरल चीज़ को बताओ, फिर जटिल चीज़ों को बताओ। एकाएक जटिल बता दोगे तो वो समझेगा नहीं। मान ले उजाला, तुझे मेरे को पढ़ाना है प्राचीन भारत के इतिहास। अब प्राचीन भारत में ही मैं तुझे ये अगर नहीं बताया कि पूरा पाषाण क्या होता है, मध्य पाषाण क्या होता है, नव पाषाण क्या होता है, तो तू कैसे समझेगी प्राचीन भारत के अभ्यास को। मान ले तुझे मेरे को समझाना है क्या, सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता में मैं सरल चीज़ों को ही नहीं बताऊंगा कि उस समय पे तांबे का आविष्कार हुआ, पहला पालतू जानवर कुत्ता था, ये सब बेसिक चीज़ें नहीं बताऊंगा। तो क्या सरल से जटिल की ओर जाना पहला कारक। दूसरा कारक किसमें, टीचिंग में, शिक्षण में, जब आपको बच्चों को पढ़ाना है तो दूसरा कारक क्या, सरल से जटिल की ओर। पहले सरल चीज़ों को बताओ, फिर जटिल चीज़ों को बताओ। इससे क्या होगा, बच्चों को पढ़ाने में मज़ा आएगा। लेकिन हाँ, कुछ उदाहरण ज़रूर देते रहना, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया किसका, ज्ञात से अज्ञात के लिए रतनपुर का जो एग्ज़ाम्पल दिया, फिर रतनपुर के मंदिर का एग्ज़ाम्पल दिया, उसी तरीके से आपको एग्ज़ाम्पल इसमें दे करके चलना है। फिर आता है आपका क्या, मूर्त से अमूर्त की ओर। अगला जो टॉपिक है इसी में क्या आता है, अगला कारक मूर्त से अमूर्त की ओर। समझना ध्यान से इस बात को कि मूर्त से अमूर्त की ओर का मतलब क्या होता है। शिक्षण के प्रारंभ में जब आप स्टार्टिंग कराते हो तो छात्रों को पहले क्या करो, सरल तथ्यों को तथा मूर्त पदार्थों को बताओ। मूर्त तथ्यों को, मूर्त एलिमेंट को, मूर्त मतलब जो दिखता है, जो समझ में आता है, बेसिक चीज़ें है। ये स्क्रीन है, ये दिख रहा है, ये मूर्त हो गया। लेकिन स्क्रीन कैसे बना, क्या का कंपोनेंट यूज़ हुआ, वो अमूर्त हो गया। ठीक, तो बच्चों में हमारा क्या कारक होना चाहिए टीचिंग में, मूर्त से अमूर्त की ओर। मतलब स्टार्टिंग में, प्रारंभ में आप बच्चों को क्या बताओ, पहले सरल तथ्यों को बताओ, पहले सरल चीज़ों को बताओ और मूर्त पदार्थ को बताओ कि हाँ भाई ये वाइट बोर्ड है, ये ब्लैक बोर्ड है, इस तरीके से। फिर धीरे धीरे बच्चा अपने दिमाग में एक क्या करता है, चित्र बना लेता है, चार्ट बना लेता है, ग्राफ बना लेता है कि हाँ दीपक सर के पास एक स्क्रीन है, 3 लाख रुपए का एक बड़ा सा डिजिटल क्लास है। तो दीपक सर उससे क्या करते हैं, हमको बढ़िया लिख के स्मूथ बताते हैं, पढ़ के बताते हैं। वो क्या हो गया, मूर्त, क्योंकि वो दिख रहा है। अब अमूर्त की ओर, आपको मैंने ये बता दिया, अब मैं अमूर्त, अब इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अमूर्त जो हमको दिखाई नहीं देता, कि ये जो है ये बना हुआ है, इसमें क्रिस्टल का यूज़ हुआ है। वो धीरे धीरे शिक्षक क्या करता है, बच्चों के दिमाग में ये फिनोमिना क्रिएट कर देता है कि वो पहले मूर्त चीज़ों को बताएगा जो दिख रहा है पहले, और बाद में बच्चे में इतनी क्षमता सृजित हो जाना चाहिए कि बच्चा अमूर्त चीज़ों को भी क्या कर ले, सोच ले और विचार कर ले। तो ये मूर्त से अमूर्त है ना, अमूर्त या सूक्ष्म जो छोटे तथ्य हैं, इसके विषय में जानकारी हमें देनी चाहिए। और बच्चा क्या करे, चार्ट के सहारे से किसी वस्तु का
वर्णन कर सके। आप उसको ऐसे समझाओ कि वो ग्राफिकल माध्यम में उस चीज़ को याद कर सके। तो यहाँ पे हमने 3 यहाँ पे कारक देखा। चौथा है अनिश्चित से निश्चित की ओर। ध्यान से समझना, अनिश्चित से निश्चित की ओर का मतलब क्या हो रहा है बच्चों, कि कोई चीज़ अगर निश्चित नहीं है लेकिन हमको ऐसा टीचिंग कराना है कि वो निश्चित की ओर बच्चे जा सके। जैसे कि शिक्षण के प्रारंभ में छात्रों के विचारों में अस्पष्टता होती है। मैं क्या बोल रहा हूँ उजाला, ध्यान से समझो। जब स्टार्टिंग में तुम लोग बच्चों को पढ़ाओगे, टीचिंग कराओगे, शिक्षण मतलब टीचिंग, तो उसके शुरुआती दौर में जो स्टूडेंट हैं उसके विचारों में क्या होगा, अस्पष्टता होगा। बच्चे कंफ्यूज रहेंगे, बच्चे स्पष्ट विचारों से उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे, कैच नहीं कर पाएंगे। बच्चे के मन में हमेशा डाउट रहेगा। जब आप कॉलेज में जाओगे तो विचारों में अस्पष्टता होती है। धीरे धीरे उनमें क्या होता है, मैच्योरिटी आती है, परिपक्वता आती है। तो शिक्षक का कार्य क्या है, उनकी आशंकाओं का, डाउट्स का निवारण करना। जब आप प्रोफेसर बन के जाएंगे तो कोई नया चीज़ जब बताएंगे बच्चों को, तब क्या होगा, बच्चे कंफ्यूज रहेंगे। स्टार्टिंग में शंका भरे रहेगा उनके मन में, लेकिन धीरे धीरे आपसे इंट्रोड्यूस होते में वो एक फैमिलियर माहौल में वो धीरे से ढलेंगे। और आपकी जिम्मेदारी हो कि वो उस टॉपिक, जब आप उस चीज़ को समझा रहे हो तो आप उन कॉलेज के विद्यार्थियों को, क्योंकि उनका उस समय ठीक वो 12वीं पास करके आए रहेंगे, अर्थात 18 साल के उन लोग लगभग रहेंगे। तो उस स्थिति में जिज्ञासाएं भरी होती है 12-18 साल के उम्र में। तो वो बच्चे क्या करेंगे, 18-19 साल के बच्चे शंकाओं से भरे रहेंगे कि दीपक सर ने जो पढ़ाया वो सही है कि नहीं, पढ़ाया तो इसको कैसे समझें, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है, क्या इसके कोई और सब्स्टिट्यूट है, कोई और इसके रिप्लेसमेंट में कोई और एलिमेंट है। क्योंकि वो एज ही ऐसा होता है कि वो आशंकाओं का एज होता है। तो आशंकाओं को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अभी तो लगभग आप लोग सभी 25 के ऊपर के हो, लेकिन वो बच्चे लगभग क्या रहेंगे, 18 से 19 के बीच में फर्स्ट ईयर में एंट्री मारे रहेंगे कॉलेज में। और उसके बाद में ये 24 साल तक का जो दौर रहेगा, आपको ऐसे बच्चों को देखना पड़ेगा। ठीक है। अब उसके बाद में आ रहा है अगला कारक, विशेष से सामान्य की ओर। मतलब टीचिंग का एक ऐसा फैक्टर होता है कि पहले आप क्या करो, विशेष तथ्यों को बताओ, उसके बाद आप सामान्य चीज़ों पे जाओ। जैसे कि मुझे पढ़ाना है क्या, भौतिक पढ़ाना है, या मुझे पढ़ाना है साइंस। तो उस कंडीशन में जब तक मैं आपको नहीं बताया रहूँगा कि किलोमीटर के लिए, दूरी के लिए किलोमीटर का हम मापन में यूज़ कर रहे हैं SI पद्धति में, अगर मैं आपको नहीं बताया ज्योति तीव्रता के लिए कैलेंडर का अपन यूज़ कर रहे हैं, इस तरीके से बेसिक के लिए नहीं बताया, मीटर का प्रयोग करना नहीं बताया, केल्विन का ताप के लिए मैं अगर नहीं बताया, टेम्परेचर के लिए कैसे करें करके, तो या डिग्री सेल्सियस के बारे में नहीं बताया, तो आप साइंस को कैसे समझोगे। तो वो चीज़ें क्या है, विशिष्ट चीज़ें हैं, स्पेशल फैक्चुअल चीज़ें हैं। क्या चीज़ें, जो SI पद्धति का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो मैं अदिश राशि का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो मैं सदिश राशि का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो वो क्या चीज़ें हैं, विशिष्ट चीज़ें हैं उजाला। वो चीज़ें क्या है मीनाक्षी, विशिष्ट है बेटा। तो विशिष्ट से कहाँ जाना है, सरल की ओर जाना है। कहाँ जाना है, विशिष्ट से सरल की ओर। तो अगला कारक को बोल रहा है कि विशेष से सामान्य की ओर जाओ। पहले छात्रों के सामने विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं। पहले बेसिक एग्जाम्पल दो कि क्या चीज़ें अदिश राशि हैं, क्या चीज़ें सदिश राशि हैं, न्यूटन ने कैसे अपने रूल को सामने लाया, अपने लॉ को सामने लाया, है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है। तो पहले एग्जाम्पल दो, पहले स्पेशल तथ्यों को बताओ। जब पढ़ाओ तो वो कंफ्यूज मत आए। पता चला बोला तुमने पढ़ा था और तू ही लगा थे, न्यूटन कौन था सर, आपका दोस्त था क्या,
या न्यूटन कौन था सर, बिलासपुर से था कि रायपुर से था, तो वहाँ पे तुमला दिक्कत हो जाई। ओकरे बाद टीचिंग के एक स्पेशल कारक का है, एक स्पेशल फैक्टर है कि विशेष से सामान्य की, अर्थात विशेष चीज़ों को पहले बता दो, फिर उसके बाद जब उसको पढ़ाओ तो वो चीज़ जनरलाइजेशन कर सके बच्चा, सामान्यीकरण कर सके उस चीज़ को। समझ रहे हो ना? तो ये चीज़ें आ गया विशेष से सामान्य की ओर, और इसी को क्या कहा जाता है, इसी का नाम है आगमनात्मक तर्क भी इसे कहा जा सकता है। ठीक है, कई जगह पे याद रखना, ये जो बच्चे देखते हैं विशेष से सामान्य की ओर समझते हैं और उनको क्या है जल्दी से वो कैप्चर कर पाते हैं, तो वो तर्क का क्या नाम है, आगमनात्मक तर्क। बार बार समझा रहा हूँ, किताबों के चक्कर मत पड़ना, कठिन कर जाओगे, गलत कर जाओगे। बस मेरे लेक्चर को बार बार देखना। मज़ा आ रहा है, समझ आ रहा है ना बच्चों? क्लियर लग रहा है ना? सारे बताओ, सारे लाइव स्टूडेंट बताओ, जितने लोग अभी पढ़ रहे हैं। जी सर क्लियर है। बाकी बताओ, मुस्कान, अनसुईया, अर्जुन, दीपक, कविता। जी सर क्लियर है? ठीक। किताब के चक्कर में नहीं पढ़ना, ठीक है? जब आप लोगों को क्लास दिया जाता है, लिंक दिया जाता है, 5 मिनट के अंदर आया करो। बाद में मैं आप लोगों को क्लास में फिर एंट्री नहीं दूंगा, बार बार डिस्टर्ब होता है, और आप लोग बीच में आते हो तो आपको समझ भी नहीं आएगा। सीधा फिर आप रिकॉर्ड पढ़ लिया करो, रिकॉर्डेड भी आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो ये 5 तथ्य हमने जैसे यहाँ पे अभी देखा, और आगे भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, मोबाइल को मैं रखता हूँ साइड में। अब देखना है अगला कारक क्या है, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। जब आप टीचिंग कराओ तो उसके और फैक्टर क्या हो सकता है, तो वो मनोवैज्ञानिक से तार्किक। ठीक, मतलब पहले वह पढ़ाया जाए छात्रों को जो छात्रों की योग्यता और रुचि के अनुकूल हो, मतलब उसके मन से क्या है जुड़ा हो। इसीलिए क्या कहा, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, अर्थात बच्चा के मन में उसके लिए क्या हो, रुचि हो, इंटरेस्ट हो, बच्चा उसमें क्या करे, योग्य हो, है ना। पता चला मैं पढ़ा रहा हूँ उसे छत्तीसगढ़ और बच्चे को मन है उस समय पढ़ने का फिजिक्स, तो वो क्या है, मनोवैज्ञानिक तरीके से अतर्क संगत हो जाएगा। इसीलिए मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर पहले वह पढ़ाया जाए छात्रों को जो छात्रों की योग्यता और रुचि के क्या हो, एडॉप्टिव हो, अनुकूल हो या मेल मिलाप में हो। फिर उसके बाद तत्पश्चात क्या है, विषय सामग्री के तार्किक क्रम का ध्यान देना है। इसीलिए जैसे मैं पहले कुछ क्लासेस लेता हूँ तो पहले छत्तीसगढ़ के एमसीक्यूज आप लोगों को करवा देता हूँ। क्लासेस के बीच में कुछ पहले 2-4 आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट के क्वेश्चन पूछता हूँ। फिर उसके बाद में मैं आता हूँ किसमें, अपने सिलेबस पे, विषय सामग्री अर्थात कंटेंट अर्थात सिलेबस, फिर इसमें आओ। तो ये सब एक अच्छे शिक्षक के क्या हैं, गुण हैं, और ये सभी क्या हैं, फैक्टर हैं किसके, टीचिंग के, शिक्षण के कारक होते हैं। ठीक है, अगला कारक देखिए, पूर्ण से अंश की ओर। कहने का मतलब क्या समझ रहे हो, पूर्ण से अंश। इसके लिए कुछ मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया था, इसका समर्थन किया था। एकदम पेड़ का उदाहरण देते हैं इसमें। ठीक है, एक मनोवैज्ञानिक का यहाँ पे देख लो, गेस्टाल्ट या जो समष्टि मनोवैज्ञानिक है ना, तो इन लोग क्या करते हैं, खास करके गेस्टाल्ट, ये क्या कहते हैं कि शिक्षण क्या होना चाहिए, पूर्ण से अंश की ओर होनी चाहिए। मतलब बच्चे को पहले बताओ कि पहले पेड़, वो क्या कहते, गेस्टाल्ट ने पेड़ का एग्जाम्पल लिया था। पहले बच्चे को दूर से दिखाओ, देखो मीनाक्षी वो पीपल का पेड़ है, देखो देखो दीपक वो जामुन का पेड़ है। पहले क्या करो, पूर्ण चीज़ों को बताओ। फिर उसके बाद कहो कि देखो उजाला, उस पेड़ में, आम के पेड़ में आम के, मैंगो के फल लगे हुए हैं, फ्रूट्स उसमें लहरा रहे हैं। पहले मैंने उजाला को पेड़ दिखाया,
दिखाया। फिर मैंने मीनाक्षी को पेड़ के अंदर लटके हुए क्या दिखाया, फल दिखाया। फिर मैंने मीनाक्षी को कहा कि मीनाक्षी इसकी शाखाओं को देखो, एक शाखा इधर है तो एक शाखा उधर है, एक शाखा में ज़्यादा पेड़ पौधा है या एक शाखा ज़्यादा हरा भरा है तो एक शाखा कम हरा भरा है। तो इससे क्या हो रहा है, पहले पूर्ण को मैंने बताया, फिर अंश को बताया और पूर्ण से अंश को बताते बताते फिर धीरे धीरे शाखा, शाखा से तना, तना से उसके जड़ तक आपको पहुंचना है। तो शिक्षण कैसी होनी चाहिए, तो पूर्ण से अंश की ओर चलता हुआ शिक्षण होना चाहिए। ये सभी गुण आपको कॉलेज में काम आएंगे जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन के पहुँचेंगे, जब आप बीए के, एमए के, बीकॉम के, एमकॉम के बच्चों को समझाएंगे, पढ़ाएंगे, तो उस समय ये सभी तथ्य आपके काम आएंगे। तो इसका समर्थन करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन हैं, तो गेस्टाल्ट। ठीक है, गेस्टाल्ट को मुख्यतः इसके लिए जाना जाता है, ये चीज़ें। फिर देखो प्रकृति का अनुसरण, प्रकृति का अनुसरण, इसका मतलब ये चीज़ें हो रहा है कि छात्र जो हैं आपके पास में, उनकी प्रकृति के अनुसार उसे आप शिक्षा दो, उनके नेचर के हिसाब से उनको शिक्षा दो। पहले देखो इस तथ्य को समझो, फिर आप समझ जाओगे कि ये किस चीज़ में उपयोग होता है प्रकृति के अनुसार। मान लो कोई ओड़िया भाषी आदमी है उजाला और कोई हिंदी भाषी आदमी है, दोनों के बीच में अगर मैं कहूँ कि यह रास्ता मेरे गांव की तरफ जाता है, ठीक, हो सके तो दोनों इस बात को समझ जाए। लेकिन उसी सेंटेंस को अगर मैं ओड़िया में कहूँ तो एक आदमी फटाक से समझ जाएगा कि वो कह रहा है कि दिस वे गोज़ टू माई हाउस। ओड़िया वाला तुरंत पकड़ लेगा ओड़िया में कहूँ तो, लेकिन हिंदी वाला नहीं समझ पाएगा। तो वहाँ पे एक व्यक्ति की प्रकृति कैसी है, तो ओड़िया भाषाओं का विशेष ज्ञान रखता है वो, तो व्यक्ति के प्रकृति के अकॉर्डिंग ही उसको क्या करो, संबोधित करो। समझ रहे हो बात को। तो ये चीज़ें क्या हो गया, प्रकृति के नेचर के अकॉर्डिंग काम करो कि बच्चा को किस चीज़ में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बच्चा किस चीज़ को पहले समझ रहा है। इस लाइन को पढ़ो, समझो, उसके बाद देखो और इसको देखो। प्रकृति का अनुसरण, छात्रों को उनकी प्रकृति के अनुसार शिक्षा दी जाए। जहाँ तक संभव हो शिक्षा क्या हो, प्राकृतिक मतलब वातावरण में हो। प्राकृतिक वातावरण मतलब क्लासरूम, खुला हुआ जगह, दोनों एक दूसरे को हंसी मजाक करके समझें, दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करें। प्राकृतिक वातावरण में शिक्षक और छात्र दोनों की भूमिका होती है मीनाक्षी, छात्र की भी और टीचर की भी। तो इसीलिए क्या कहा, छात्रों को उनकी प्रकृति नेचर के अनुसार से क्या करे, शिक्षा दें। और शिक्षा का माहौल कैसा हो, तो प्राकृतिक वातावरण का हो। और यह सिद्धांत भाषाओं की शिक्षा प्रदान करने में और भी अधिक अनुकरणीय माना जाता है। कौन सा सिद्धांत, तो प्रकृति के अनुसरण का सिद्धांत। आप अगर टीचर हो तो आपको प्रकृति का अनुसरण करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए कि स्टूडेंट की प्रकृति कैसी है। उड़िया को जल्दी पकड़ रहा है, हिंदी में कमज़ोर है, तो उड़िया में पढ़ाने की कोशिश करो। एक बात बता रहा हूँ, जिस चीज़ में उसको जल्दी पकड़ा रहा है, जिस तरीके से जल्दी समझता है, जैसा मैं एग्जाम्पल दे के पढ़ाता हूँ, मैं चीज़ों को डिटेल में पढ़ाता हूँ। जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं उस पढ़ाने में घुस जाता हूँ। केवल मैं टीचर नहीं, मैं एक छात्र भी हूँ, साथ ही साथ मैं शिक्षक की भी भूमिका में होता हूँ और छात्र की भी भूमिका में होता हूँ, जिसमें मैं पूरी तरीके से घुस जाता हूँ। ये क्या है, प्रकृति का अनुसरण करना। एक स्टूडेंट को ऐसा पढ़ना पसंद है, इसीलिए मैं ऐसा पढ़ाता हूँ जिसमें मैं खुद को झोंक देता हूँ। तो ये क्या हुआ, प्रकृति का अनुसरण, जिसमें मेरे बॉडी मूवमेंट की भूमिका ज़्यादा होती है, क्योंकि वो शिक्षक को पसंद है और वो छात्र की पहली पसंद है। ठीक, इसलिए प्रकृति का अनुसरण भी इस फैक्टर में इम्पोर्टेंट होता है। अगला है इंद्रियों का प्रशिक्षण। जो हमारे पास में इंद्रियां हैं, है ना, जैसे नाक, कान, आँखें, तो इंद्रियों को क्या होना चाहिए, प्रशिक्षण। ये टॉपिक देखिए, इसके लिए दो व्यक्ति के सिद्धांत को इसको, क्योंकि ये दोनों क्या है, प्रमुख इसके प्रतिपादक हैं इंद्रियों का प्रशिक्षण के। एक है माटेश्री और सर फ्रोबेल।
तो मॉन्टेसरी और फ्रोबेल इस सिद्धांत के क्या हैं, प्रतिपादक हैं या जनक हैं या फादर हैं, किसके, इंद्रियों के प्रशिक्षण के। ये क्या कहते हैं, हमारे पास मुख्यतः 5 इंद्रियां हैं। कितना, 5 इंद्रियां। एक तो आपका चक्षु हो गया, ठीक, मतलब आँख। दूसरा कर्ण हो गया अर्थात कान। तीसरा नाक हो गया, ठीक। चौथा जीभ हो गया, और पांचवा स्किन अर्थात त्वचा। तो इसको क्या है, ज्ञान के प्रवेश मार्ग के रूप में भी इन्होंने कहा था कि ये 5 इंद्रिय क्या है, ज्ञान के प्रवेश मार्ग है, ठीक है। मतलब एक प्रकार का डोर है नॉलेज के लिए कि वहाँ से इन 5 इंद्रियों से अगर धुआं में जहरीलापन हो, समझना, तो आँखों को दर्द होता है। अगर ज़्यादा धूप हो तो त्वचा को डर होता है। अगर कोई ज़ोर से चिल्लाए तो कान को दर्द होता है। कुछ गंदी यहाँ पे चीज़ें जले तो फिर नाक में वो चीज़ जाती है तो वो अजीब लगता है, उस माहौल में घुटन होती है। तो इस सब से कहीं ना कहीं इस सेंस ऑफ ह्यूमर से हमारे अंदर नॉलेज पहुँच रहा है। तो इसको क्या कहा इन्होंने, इंद्रियों का प्रशिक्षण, अर्थात इसको प्रवेश मार्ग बताया। और इस प्रक्रिया में क्या कहता है, इस प्रक्रिया में ये जो 5 इंद्रियां हैं इनका अधिकतम से अधिकतम उपयोग होना चाहिए। इसीलिए श्रव दृश्य उपकरणों का प्रयोग करके पढ़ाना चाहिए बोला। श्रव मतलब जो सुनाई दे और दृश्य मतलब जो दिखाई दे। इसीलिए इन्होंने क्या कहा, इंद्रियों का प्रशिक्षण, इंद्रियों की ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे को आसानी से श्रव और दृश्य के कॉन्सेप्ट को क्या करे, अधिकतम प्रयोग करके बच्चे को बता सके। इसीलिए मैं कहता हूँ किताब के चक्कर में मत पढ़ो। क्यों, ना तो वो श्रव है अर्थात ना को वो सुनाई देगा, और ना तो वो तुमको फोर्स करेगा कि उजाला ऐसा करो। वो सिर्फ लिखा है, वो उतना ही दिखेगा। हाईलाइटेड पॉइंट आपको खुद बनाना है, मेहनत आपको खुद करना है। इसीलिए कहता हूँ बुक को बाद में देखो, पहले देखो वीडियो लेक्चर को दीपक सर का, ठीक है। पहले लेक्चर को देखो, उसके बाद में बाकी चीज़ों को देखो। इसीलिए मैं कहता हूँ वही कहलाता है श्रवदृश्य का कॉन्सेप्ट। इसी से इंद्रियों का प्रशिक्षण। अब कल के समय तुमसे एग्ज़ाम में पूछ दिया जाएगा कि इसके प्रतिपादक कौन हैं, कौन है इसके प्रतिपादक, तो उस समय तुम बता सकते हो कि श्रवदृश्य का जो इंद्रियों का प्रशिक्षण की बात करता है, इसके मुख्य प्रतिपादक कौन है, तो तुम बता सकते हो मॉन्टेसरी और फ्रोबेल, इन दोनों इसके मुख्य प्रतिपादक हैं जो 5 इंद्रियों पर बल देते हैं और कहते हैं कि उसका क्या करो, अधिकतम उपयोग करके बच्चे को श्रवदृश्य करके उपकरणों के माध्यम से सिखाओ। मतलब बच्चों को सुनाओ, दिखाओ और अधिकतम अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा बार उसका प्रयोग करो। मज़ा आया कि नहीं आया और कैसा लगा पहले ये बताओ, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। मज़ा आया, क्लियर रहा, समझ आया? जी सर। रिवीजन करोगे? जी सर। पक्का? पक्का रिवीजन करोगे? करोगे ना? जी सर। तभी रिकॉर्डेड दूंगा, नहीं तो रिकॉर्डेड नहीं दूंगा। रिवीजन नहीं करोगे तो रिकॉर्डेड क्लास डिलीट। तो रिवीजन करना, तभी आप लोगों को मैं रिकॉर्डेड दे रहा हूँ, पीडीएफ स्टडी मटेरियल दे रहा हूँ, लाइव अलग दे रहा हूँ, ठीक है। एक बार फटाक से हल्का सा नज़र मारो जितना नोट्स बनाया है उसमें, जिन जिन ने नोट्स बनाए हैं एक बार फटाक से हल्का उस पर नज़र मारो, फटाक से मारो, क्योंकि बुक के चक्कर में तुम लोगों को मैं पढ़ने नहीं दूंगा। मारो एक बार रिवीजन फटाक से।